नमस्कार प्यारे साथियों। प्रेप साथी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका भाई विवेक पांडे। आपके एक बहुत महनीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके सामने आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है विद्यार्थियों का जब वो ग्रेजुएशन में होते हैं या इंटरमीडिएट से ही विद्यार्थी अपने आगामी भविष्य के लिए चिंता में रहते हैं। वह ग्रामीण परिवेश से हो, शहरी परिवेश से हो, किसी भी परिवेश से क्यों ना आते हो। हालांकि डिजिटल शिक्षा की क्रांति ने एक बड़ा परिवर्तन किया है विद्यार्थियों में और शिक्षा के प्रति एक अलग अलग जगी है। लेकिन कंफ्यूजन बहुत सारी हैं कि बीएड किया जाए कि डीएलएड किया जाए, क्या बेनिफिट्स हैं, बीएड करने के क्या फ़ायदे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब 2026 में हम बैठे हों तो बीएड के बारे में सोचें कि ना सोचें, अथवा पीजी करके हम नेट जेआरएफ के बारे में सोचें। एकेडमिक्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब पर हमारी आज बातचीत होने वाली है। आपकी सारी उलझन का प्रश्न, आपके जितने भी मन में था, सबका उत्तर मैं आपको दे दूंगा आज। क्या बेनिफिट्स हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मेरे साथ 10 मिनट आराम से रुकिए, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं सरल भाषा में। आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको समझाऊंगा उसकी पूरी पीडीएफ आपको, ये टेलीग्राम है, इस क्यूआर को स्कैन करके आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारा इंस्टाग्राम है। इस बीच अगर कोई बात मुझसे छूट जाए या कोई दुविधा हो तो इस इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अंत में मैं अपना नंबर भी दूंगा जिसके माध्यम से आप हमारी टीम से व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं अथवा समय लेकर के मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। विवेक सर डॉट ऑफिशियल करके सर्च कर लीजिए अथवा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे सीधा फॉलो कर लीजिए। बीएड वर्सेस यूजीसी नेट, पहले क्या करें, किसमें पहले जॉब मिलती है, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अस। देखिए, अगर कंप्लीट आपको मैं ये जो वीडियो है ये टीचिंग करियर गाइड के रूप में आप देखिएगा। अगर आप एक शिक्षक के रूप में अपने आप को देखते हैं, चाहे वह प्राइमरी में हो, जूनियर में हो, टीजीटी के रूप में, पीजीटी के रूप में, प्रशिक्षित स्नातक के रूप में, अथवा परास्नातक के रूप में, अथवा किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, अथवा रिसर्चर के रूप में, तो ही ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको देख सकते हैं। ये कंप्लीट टीचिंग करियर गाइड है। किनके लिए? ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब को समझना चाहते हैं, सैलरीज को समझना चाहते हैं, अपने करियर के लिए 2026 में एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप करियर को लेकर कंफ्यूज हैं तो सबसे बड़ा जो डायलेमा है वो होता है ग्रेजुएशन के टाइम पे कि क्या करें, अब हमको क्या करना चाहिए। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब अगला स्टेप क्या होगा, हम प्रिपेयर हों इस चीज को लेकर के, ये एक क्वेश्चन होता है। हमें स्कूल या कॉलेज क्या ज्वाइन करना चाहिए, मतलब शुड आई बिकम अ स्कूल टीचर और एम फॉर द कॉलेज प्रोफेसर रोल, हमको क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर मिलेगा। जॉब टाइमलाइन क्या होती है इसमें, मतलब वेयर विल आई गेट अ सिक्योर जॉब फास्टर एंड स्टार्ट अर्निंग सूनर, मतलब वो कौन सी जगह हो सकती है जहां पर हम जल्दी कमाने लग जाएंगे, अच्छी पोजीशन मिल जाएगी और समाज में हमारा एक अच्छा नाम होगा और हम अपने माता पिता को, समाज को कुछ दे पाएंगे। देखिए, अगर आप करियर के रूप में बीएड को चुनते हैं और यूजीसी नेट के रूप में जाते हैं तो ये क्या होते हैं जरा सा समझिएगा। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूं। पहले आप समझिए कि आप कब बीएड कर सकते हैं, बीएड होता क्या है। तो आपको थोड़ा सा यहां पर समझने की आवश्यकता है कि बीएड क्या है। जैसा कि इसके नाम में ही दिख रहा होगा, बी अर्थात बैचलर, लेकिन ये बैचलर डिग्री इंटरमीडिएट के बाद की जा सकती है डायरेक्ट 4 ईयर प्रोग्राम के रूप में, जो कि अब हर विद्यालय में होने लग गई है। इसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होता है। सीयूईटी के एग्जाम के तहत आप 4 ईयर प्रोग्राम चुनते हैं। 4 ईयर प्रोग्राम में आप बीए प्लस बीएड चुन सकते हैं या फिर बीएससी प्लस बीएड चुन सकते हैं, या फिर अगर आप प्राइमरी एजुकेशन के रूप में अपने आप को देख रहे हैं तो बीए प्लस डीएलएड चुन सकते हैं या बीएससी प्लस डीएलएड चुन सकते हैं, या फिर आप बीकॉम प्लस बीएड अथवा डीएलएड चुन सकते हैं। ये आपके पास करियर ऑप्शन होते हैं आफ्टर 12th। या फिर अगर आप स्नातक हो चुके हैं, इफ यू आर अ ग्रेजुएट कैंडिडेट, आप एक स्नातक छात्र हैं, तो आपके लिए क्या होता है कि आप अब बीएड का फॉर्म डालते हैं। राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं प्रत्येक राज्य में, आप किसी भी राज्य से क्यों ना आते हो, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, किसी भी जगह से, उड़ीसा से,
बंगाल से किसी भी जगह से आते हैं तो आपके राज्य की एक परीक्षा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ाता हूँ, हालांकि कई राज्यों के लिए स्टेट पीएससी में मैं पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन टीचिंग के रूप में भी आप लोगों को सेवाएं देने के लिए कोशिश में हूँ कि आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो आपको मुफ्त सेवाएं दी जाएंगी, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आगामी भविष्य में भी यह कोशिश होगी कि जब तक संभव हो हम ईश्वरी कृपा और आप लोगों के सहयोग से आपको निःशुल्क शिक्षा की ओर आगे लेके जाएं। तो ये स्नातक है, इसमें हम बीएड करते हैं स्नातक के बाद, और ये राज्य में उत्तर प्रदेश की एक परीक्षा होती है जो कि इस समय जो है आपका झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया जा रहा है। तो अभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म निकला हुआ है। अच्छा, आप दूसरे स्तर पे आ जाइए। बीएड आप तब करते हैं या फिर इसी टाइम पर आप डीएलएड भी करते हैं, ठीक है, इसी टाइम पर आप डीएलएड भी करते हैं। अब इनके लिए परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा के द्वारा काउंसलिंग के तहत आप कोई भी कॉलेज ले सकते हैं। काउंसलिंग में अगर आपकी रैंक 1 भी आ जाती है तब भी आप चाहें तो आप अपने मनपसंद आसपास का कॉलेज चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन होता है बीएड के लिए। अच्छा, बीएड करने के बाद आपको मिलता क्या है, बीएड करने के बाद क्या होता है? तो देखिए, बीएड एक 2 ईयर प्रोग्राम है, 2 वर्षीय प्रोग्राम है। हल्ला मचा था कि 2026 में इस प्रोग्राम को हम 1 ईयर का भी करेंगे, लेकिन 1 ईयर का प्रोग्राम केवल किन विद्यार्थियों के लिए है? जिन्होंने 4 ईयर ग्रेजुएशन, 4 ईयर स्नातक कर रखा है, केवल वो कर सकते हैं। और केवल वो कर सकते हैं जो 2 ईयर पीजी कर चुके हों, जो प्रास्नातक कर चुके हों, तो उनके लिए 1 ईयर का था। इसके लिए हमारी एक अलग वीडियो बनी हुई है, जाकर के देख लीजिए। 1 ईयर बीएड को लेकर के मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है हमारे वीडियो सेक्शन में, इसी चैनल पर, उस पर जानकारी दी गई है। जो भी विद्यार्थी 1 साल के बीएड को लेकर के परेशान है, वहां पूरी जानकारी है। तो 1 साल का बीएड आप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी 2026 तक अस्तित्व में दिख नहीं रही है। इसकी पूरी जानकारी और इसके अप्लाई और सारी चीजें, कौन सा विश्वविद्यालय मिलेगा, क्या कैसे अप्लाई करना है, सब पे वीडियो हमारे चैनल पे है, जाके देखिएगा। अच्छा, 2 ईयर प्रोग्राम का आप ये बीएड करते हैं, यानी कि आपने 3 वर्ष लगाए, 3 ईयर्स आपने लगा दिए ग्रेजुएशन में और 2 ईयर्स आप लगा देते हैं बीएड में। ये 5 साल लगाने के बाद आप बनते क्या है, आफ्टर बीएड आपको क्या मिलता है? तो आफ्टर बीएड, बीएड के बाद आपको क्या ऑप्शन मिलते हैं? तो बीएड के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। बीएड के बाद आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अथवा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अथवा, माफी चाहूंगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की परीक्षाएं दे सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। बीच में उत्तर प्रदेश में यह हुआ था कि मान्यता आने के बाद यह तय किया गया कि प्राइमरी में भी बीएड को अलाउ कर दिया गया है। जिनका ब्रिज कोर्स अब हो रहा है, जो लोग नौकरी में पहुंच गए 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से, लेकिन फिर बाद में इस पर कोर्ट कचहरी हुई और कोर्टबाजी होने के बाद यह फैसला लिया गया कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में बीएड किया हुआ विद्यार्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा का हिस्सा नहीं होता है। जब होगा आगे कभी तो इस वीडियो में एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा अपने आप कि जब ये अलाउ होगा, वर्तमान करंट में जो मामले चल रहे होंगे, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। ये 2 चीजें हैं। अब ये 2 स्तरों पर होती है, एक केंद्र स्तर पर, यह परीक्षा केंद्र स्तर पर, और एक ये परीक्षा राज्य स्तर पर होती है। अब इन दोनों स्तरों पर होने वाली इस परीक्षा में कौन कौन से विद्यार्थी कैसे कैसे प्रतिभाग कर सकते हैं? एक आप इसके लिए यूपी टीजीटी का एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। एक यूपी पीजीटी, उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। एक इसके लिए आयोग, लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है। कितनी कितनी परीक्षाएं आप दे सकते हैं वह सब एकदम इत्मीनान से समझ लीजिए। लोक सेवा आयोग स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों के लिए 2 परीक्षाएं कंडक्ट कराता है, एक एलटी ग्रेड की परीक्षा और एक जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा। ये 2 परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो स्नातक और बीएड, यानी प्रत्येक ग्रेजुएट स्टूडेंट और बीएड किया हुआ स्टूडेंट एलटी ग्रेड का एग्जाम दे देता है, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जीआईसी का एग्जाम दे देता है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो बीएड कर रखा है वो जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम दे देता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको राज्य अथवा केंद्र स्तर का पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ता है। राज्य अथवा केंद्र स्तर की पात्रता परीक्षा होती है, जिसको हम टेट, एलिजिबिलिटी टेस्ट है,
या सी टेट। अब ये टेट राज्य स्तर पर और सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में आप जो है सी टेट को देखते हैं। तो ये केंद्र और राज्य स्तर पर आप ये परीक्षाएं देते हैं। तो ये दो परीक्षाएं आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है। अगर केंद्रीय स्तर की परीक्षा देना है, केंद्र स्तर की परीक्षाओं के लिए, केंद्र स्तर का शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य माना जाता है। और राज्य अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं तो टेट, और यही अगर आप बिहार राज्य से आते हैं तो बिहार राज्य से आने वाले विद्यार्थियों के लिए एस टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। एस्टेट हमारे यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाता है तो हालांकि उसका नाम वास्तव में एस्टेट है नहीं, वह इतना मतलब फैला दिया गया, विस्तीर्ण हो गया कि एस्टेट एस्टेट चल गया। तो बिहार राज्य में राज्य स्तर पर एस्टेट क्वालिफाई होंगे तो ये एक पात्रता परीक्षा है, और एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में उत्तर प्रदेश में टेट है। ऐसे ही अन्य अन्य राज्यों में परीक्षाएं कराई जाती हैं। उत्तराखंड में एमपी टेट कराया जाता है, मध्य प्रदेश में है ना यूके टेट कराया जाता है उत्तराखंड में, ऐसे ही हरियाणा में एच टेट होता है। तो ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग परीक्षा होती है, और सभी राज्यों के लिए केंद्र स्तर पर सी टेट नाम की एक परीक्षा होती है। जब ये पात्रता परीक्षाएं आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ये ध्यान दीजिएगा कि इसका पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर 2 क्वालिफाई करना मतलब 6 to 8 वाला जो पेपर सी टेट कंडक्ट कराता है वो, और ऐसे ही टेट में भी जो पेपर 2 6 to 8 के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तब जाकर के आप टीजीटी स्तर की परीक्षाएं दे सकते हैं। इसमें भी अलग अलग विषयवार भर्तियां निकलती हैं। अब बीए किया हुआ विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में, और बीएससी किया हुआ विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के विषयों में, और ये जो भर्तियां आती हैं यह पुरुष और महिला वर्ग के लिए अलग अलग निकाली जाती हैं। अलग अलग भर्तियां होती हैं। महिलाएं सारी पुरुष वर्ग में फॉर्म भर सकती हैं, जबकि पुरुष महिला वर्ग में फॉर्म नहीं भर सकता। कुछ कुछ परीक्षाओं के सिलेबस को देखने से ये पता चलता है कि कुछ महिलाओं को भी पुरुष वर्ग में फॉर्म भरने से रोक लिया जाता है अगर महिलाओं के लिए पद ज्यादा हैं तो। जैसे बिहार को देखेंगे तो वहां महिलाओं के लिए बहुत आरक्षित सीटें होती हैं, तो वहां पर रोक नहीं लगाई जाती, क्योंकि पहले से ही आरक्षित सीटें हैं उनके लिए भाई बहुत ज्यादा मात्रा में। ऐसे अलग अलग राज्यों का अलग अलग मामला चलता है। तो ये बीएड करने वाले विद्यार्थी अपना फ्यूचर इस तरह से देखते हैं। 9th-10th का शिक्षक बनने के लिए आपको 9th-10th का शिक्षक बनने के लिए आपको टीजीटी, जहां पर सीटेट केंद्र स्तर पर और टेट पेपर 2 जो है राज्य स्तर पर क्वालिफाई होना चाहिए बीएड करने के बाद, स्नातक और बीएड। अगर आप पीजीटी स्तर पर जाते हैं तो आपके पास पेपर 2 क्वालिफाई करने की वरीयता अभी नहीं रखी गई है। कई परीक्षाओं में इसकी छूट है कि अभी पीजीटी का एग्जाम डायरेक्ट आप दे सकते हैं, उसके लिए सीटेट को बैरियर के रूप में नहीं देखा जाता। लेकिन आगामी समय में ये एकदम तय मान करके चलिए कि यह निश्चित रूप से पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि एनईपी 2020 में इस बात का जिक्र हुआ है, स्पष्ट रूप से है, तो ये भी हो ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए नहीं है। तो ये देखिए, एक तो लोक सेवा आयोग राज्य में परीक्षाएं कराता है अल्टीग्रेड और जीआईसी टीजीटी पीजीटी स्तर की, एक राज्य में ये परीक्षा होती है। दूसरा, आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि आप कितने स्तर से आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में आगे जा सकते हैं। सब समझ लीजिए कि आपके पास कौन कौन सी नौकरी मिलने वाली है आगे चल के। सारी नौकरियों के बारे में मैं आपको एकदम स्पष्ट जानकारी देने वाला हूं यहाँ पे। अच्छा, एक अगर केंद्र स्तर पे जाएंगे तो DSSB का एग्जाम होता है। यहां से भी आप टीजीटी और पीजीटी स्तर की परीक्षाओं को देखते हैं। ये हर साल निकलने वाली भर्ती है, कई बार देरी भी हो जाती है। एक है केबीएस का एग्जाम, ये भर्ती हर साल नहीं आती है। इसमें भी टीजीटी और पीजीटी स्तर पर फॉर्म निकलते हैं। और तीसरा है जो मिलिट्री स्कूल्स होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय में, आर्मी स्कूल्स में, इन सब के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। सीटेट आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा पेपर 2, मैं यहां 2 लिख दे रहा हूं तो आप पेपर 2 समझ जाइएगा, यानी टीजीटी स्तर पर। पीजीटी स्तर पर जाने के लिए आपके पास पीजी प्लस बीएड की अनिवार्यता रखी जाती है इन सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि ये भर्तियां हर वर्ष नहीं आती हैं। ये भी भर्ती हर वर्ष नहीं आती है। यह अभी भी इस दायरे में है कि पिछली 5 बार से इसके एग्जाम की तिथि घोषित करके इसको कैंसिल किया जा चुका है। अब इसकी जो तिथियां घोषित हैं
यह होंगी नए शिक्षा आयोग के नए अध्यक्ष के माध्यम से। आदरणीय नए अध्यक्ष ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि एक कैलेंडर जारी हो, जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसी तरह से ये भर्तियां भी अब एकदम सुचारू रूप से कराई जाए। तो उम्मीद है कि ये अभी तो काल के गर्त में है सब कुछ, लेकिन आने वाले समय में ठीक होने की उम्मीद। हम आशान्वित लोग हैं, भारतीय आशान्वित होते हैं, तो आशान्वित है तो अभी ये चीज होंगी। लोक सेवा आयोग की भर्तियां भी हर वर्ष नहीं होती हैं, 2-3 वर्ष में आती है। लेकिन अगर आप पूरे टीजीटी पीजीटी के स्तर पे कोई ऐसी नौकरी चाहते हैं जहां राजाओं का जीवन जीने का अवसर मिले, तो एलटी ग्रेड और टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता की पीजीटी की जो नौकरी है यह सबसे शानदार पद माने जाते हैं। सर्वाधिक तनख्वाह के साथ आपको यहां पर 7th 8th पे ग्रेड कमीशन की नौकरी के अंतर्गत ये नौकरियां आती हैं और आप शानदार जीवन यहां पर जीते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जाते हैं तो आपको जो जीवन यापन का जो माध्यम है वह बहुत शानदार होता है, सैलरी अच्छी होती है और आपको हर इलाके के सिविल लाइंस में ही नौकरी मिलेगी। ये राजकीय विद्यालय होते हैं, जैसे हर शहर में आप जिस भी शहर से हो वहां एक जीआईसी होगा, एक जीजीआईसी होगा। महिला को जीजीआईसी में और पुरुष को जीआईसी में नियुक्ति दी जाती है। टीजीटी स्तर पर एलटी ग्रेड के माध्यम से, पीजीटी स्तर पर जीआईसी प्रवक्ता के माध्यम से, जिसकी परीक्षा अभी इस वर्ष होनी है, जिसकी तैयारी आप मेरे द्वारा कर सकते हैं। अगर आपका विषय हिंदी है तो आप आंख मूंद करके मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। मुझे आप हो सकता है पहले से देखे रहे हो कई अन्य मंचों पे, हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हो। ठीक है, चलिए, ये पूरा जर्नी है बीएड करने वाले विद्यार्थियों का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मुझे 1 से 5 तक का शिक्षक बनना है तो क्या करना चाहिए? तो आपको तब डीएलएड करना चाहिए, तब आपके लिए बीएड नहीं बना है। तब आप डीएलएड की ओर आगे बढ़ते हैं और डीएलएड किए हुए विद्यार्थी के पास भी केंद्र और राज्य स्तर पर केवल प्राइमरी का टीजीटी क्वालिफाई होने के बाद जो परीक्षा होती है, जिसको हम यहाँ पर एस्टेट के नाम से जानते हैं, ये भर्ती भी हर वर्ष नहीं आती। हालांकि पिछले 10 वर्ष से तो बिल्कुल नहीं आई है, काल के गर्त में है। अब छटपटाहट शुरू हुई है, चुनाव आ चुका है, तो गरीब की थाली में पुलाव आएगा, यह उम्मीद की जा सकती है। तो 50,000 से 53,000 के आसपास सुनने में आ रहा है लंबे समय से। कई बार 93,000 सुनने में आता है, कई बार 98,000, कई बार 1,15,000, कई बार यूट्यूब के माध्यम से 1,35,000 भर्तियों की चर्चा मैं सुनता चला आ रहा हूं। अभी तक यह जो है काल के गर्त में है और इसकी कोई सच्चाई का अनुमान लगाना एकदम व्यर्थ नजर आता है। अब दूसरा, डीएलएड किया हुआ विद्यार्थी क्या कर सकता है? अब यह केंद्र स्तर पर यह भी केवीएस और एनबीएस की भर्तियां निकलती हैं, इसको देख सकता है। वही नवोदय विद्यालय और केवीएस की भर्ती और DSSB की भर्तियों के माध्यम से यह अपने भविष्य में प्राइमरी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकता है। यह रहा पूरा बीएड करने का फायदा और नुकसान। अब नुकसान क्या है? तो नुकसान तो खैर कुछ भी नहीं है। अगर आप एकेडमिक्स में आगे बढ़ रहे हैं तो नुकसान तो क्या ही हो सकता है? खाली बैठने से अच्छा है कि कम से कम आपने एक ज्ञान अर्जित कर लिया। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए जो बीएड के जो कंप्लीट सिलेबस हैं वो आपको सीडीपी समझने में मदद करेंगे, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी कहा जाता है। थोड़ा सा ये पढ़ने में मदद मिलेगा, बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ने में मदद मिलेगा। मैं कहता हूं अगर भविष्य में आप टीचर नहीं बनने गए, आपको कोई और नौकरी मिल गई या आप अपने जीवन में कोई और रास्ता इख्तियार कर लिए, तो भी आप अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे, उनको तो भविष्य में आगे ले जाना चाहेंगे, उनको तो तैयार करेंगे। तो ये जो ज्ञान आप यहां से इस 2 वर्ष के कोर्स में अर्जित करके जाते हैं, ये आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सिखाता ही है, आपसे कुछ लेता नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद ही आप टेट और सीटेट एग्जाम दे सकते हैं, और दे ही नहीं सकते बल्कि इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी, है ना। और एक चीज और, कभी भी बीएड करने जाने पर किसी के बहकावे में आकर के डायरेक्ट एडमिशन लेने की गलती ना करिएगा। न जाने कई हजार या यूं मैं कहूं कि लाखों कई विद्यार्थी इस समय कोर्ट के चक्कर काट काट के एड़ियां घिस चुके हैं और उनको अभी तक डिग्री नहीं मिली है। आपका प्रॉपर एग्जाम होगा, सामान्य बच्चों के साथ बैठाया जाएगा, 2 साल का रिजल्ट भी आपको इंटरनेट पे दिखेगा, लेकिन आपको ओरिजिनल रिजल्ट आपके राज्य स्तर से जहां से मान्यता प्राप्त होकर के वो विद्यालय चल रहा होगा, डिग्री कॉलेज, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बल्कि आप भी उसमें से एक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सच्चाई सारे बच्चों तक पहुंचाइएगा, मैं उसको पिन भी करूंगा, ठीक है। तो आपको कोई भी कॉलेज चाहिए, आप उसको काउंसलिंग के तहत लीजिए। आप 0 नंबर भी पाए हैं तब भी आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बीएड और डीएलएड कॉलेजेस एकदम कुकुरमुत्ते की तरह उग गए हैं, घास की तरह उग गए हैं कहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आप समझिए कि अब आप यूजीसी नेट करके क्या करेंगे। दूसरी बात समझिए कि यूजीसी नेट करके आप क्या कर सकते हैं। अब यूजीसी नेट कब कर सकते हैं, आप ये भी समझ लीजिए बहुत कायदे से कि कब आप नेट कर सकते हैं, और नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है। क्या ये दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म है या एक ही फॉर्म के माध्यम से आप इन दोनों में आगे बढ़ते हैं? देखिए मेरे भाई, नेट आप कब करते हैं? ये पीजी के बाद ही आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको परास्नातक करना पड़ेगा।
यानी कि इसके लिए जो न्यूनतम आर्यता है वो स्नातक विद्यार्थी जिसने परास्नातक कर लिया हो, यानी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो, परास्नातक कर लिया हो, वो विद्यार्थी नेट का एग्जाम दे सकता है। देखिए ह्यूमैनिटीज, मैं इसको कला लिख देता हूं, कला एक विषय भी होता है तो वो ना समझिएगा। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना होता है, और अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं तो आपको सीएसआईआर का एग्जाम देना पड़ता है। सीएसआईआर नेट कहा जाता है इसे। तो ये दोनों को आप एक ही दिशा में लीजिएगा, ये ना मानिएगा कि मैं अलग अलग चर्चा कर रहा हूं, मेरी जो भी चर्चा होगी वो दोनों के लिए एक समान होगी। अब अगर आपने पीजी कर रखा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि पीजी में कम से कम 55% अंक भी अर्जित कर रखा हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो, और अगर अन्य किसी कैटेगरी से आते हैं तो 50% अंक आपने क्वालिफाई कर रखा हो, तभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यहां आने के बाद हर वो विद्यार्थी जो तीसरे सेमेस्टर में हो वह परीक्षा में बैठ सकता है, या फिर अंतिम वर्ष में हो। अंतिम वर्ष मतलब अगर साल भर का एग्जाम होता है तो 2 वर्ष का पीजी होता है, 2 ईयर पीजी प्रोग्राम होते हैं। तो इस 2 ईयर पीजी प्रोग्राम में सेमेस्टर वाइज होगा तो 4 सेमेस्टर होंगे, तो आप 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद आप इसमें बैठ सकते हैं, ताकि जब रिजल्ट घोषित हो तो आप दिखा पाएं कि आप पीजी कंप्लीट कर चुके हैं। ये मान्यता है, ये इसमें नियम में है, आप जाकर के देख लीजिए। अगर किसी को जानकारी ना हो तो अंड संड मेरे बारे में कुछ सोचने से अच्छा है कि आप जाकर के पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं नोटिफिकेशन लगा करके उसकी चर्चा भी कर देता, लेकिन नोटिफिकेशन अभी मैंने इसमें लगाया नहीं है। अच्छा, अब देखिए दूसरा क्या है, या तो आपने पीजी कंप्लीट कर लिया हो तब आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब इस परीक्षा में बैठने के लिए आपको नेट से कोई नौकरी नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखिएगा। ये भी एक प्रकार की पात्रता परीक्षा ही है, लेकिन ये आपको किस चीज के लिए पात्र बना देती है, ये किस चीज के लिए आपको अर्ह बना देती है, योग्य बना देती है, तो ये आपको योग्यता देती है कि आपने नेट कर लिया है। आपको इसमें 3 प्रकार का रिजल्ट दिखाई पड़ता है। एक क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक क्वालिफाइड फॉर ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, एक होता है क्वालिफाइड फॉर रिसर्च, एक आप रिसर्च के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी में रिजल्ट आने लग गए हैं। एक, अगर आप ओनली क्वालिफाइड फॉर रिसर्च तो आप ना तो नेट है ना तो जेआरएफ है, यानी आपको ये रिसर्च करने का मौका देती है। अन्य विश्वविद्यालयों के जो फॉर्म निकलते हैं उसको आप भर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। तो नेट होने के बाद आप क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, है ना, डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं। और अगर इसमें आपको कोई किसी प्रकार का पैसा रुपया नहीं मिलता है। सरकारी कॉलेज लें कि प्राइवेट कॉलेज लें, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। नेट को लेकर के, जेआरएफ को लेकर के और रिसर्च को लेकर के मेरी एक अलग वीडियो बनेगी, उसमें देखिएगा। अभी मैं दोनों के बीच में अंतर समझा दूंगा आपको। देखिए, फिर आप दूसरा जो रिजल्ट होता है उसमें दिखाता है कि आप नेट क्वालिफाई हैं। नेट क्वालिफाई होने वाले बच्चों को भी कुछ मिलता नहीं है, मतलब यूजीसी इनको कुछ नहीं देती। अलग अलग विश्वविद्यालयों से इनको 8 या 10 हजार रुपए प्रतिमाह की स्टाइपेंट मिल जाती है रिसर्च करने के लिए। वो विश्वविद्यालय टू विश्वविद्यालय वेरी करता है। या फिर जब आप नेट क्वालिफाई होकर के 2 चीजें कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम भी राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर होता है। राज्य स्तर पर इसको 2 प्रकार से निकाला जाता है, एक लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला जाता है और एक राज्य स्तर पर अलग से निकाला जाता है। तो ये 2 प्रकार से निकाला जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं। एक आपका यहां पर समझ लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आप जब जाते हैं कहीं पे, जब आप नेट होते हैं तो आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाता है। तो ये आपके एपीआई स्कोर पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। साथ ही जब आप टीजीटी या पीजीटी स्तर पर जाते हैं तो यहां पर इसके लिए आपको अतिरिक्त 5 अंक देने का भी प्रावधान है। ठीक है, अतिरिक्त 5 अंक इसके लिए देने का भी प्रावधान है। आप जाकर के पूरा नोटिस पढ़िएगा तो आपको वहां पे इसमें समझ में आ जाएगा कि नेट होने के फायदे अनेक हैं, बहुत सारे फायदे हैं। आपको हमेशा प्रायोरिटी में रखा जाता है। एक होता है जेआरएफ, अगर ये आप कर लेते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, न केवल आपको पीएचडी के लिए योग्य मान लिया जाता है, बल्कि जब जैसे ही आप पीएचडी इनरोल्ड होते हैं किसी भी प्रोफेसर के अंडर में, तो आपको जेआरएफ होने के लिए आपको शुरुआती 2 वर्षों तक 38,000 रुपए, और फिर यही जेआरएफ 2 वर्ष के बाद एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप में बदल जाता है, और यह बढ़ करके 42 से 45,000 रुपए तक का स्टाइपेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था थी कि कब आप क्या, नेट का क्या मतलब होता है और बीएड का क्या मतलब होता है। अब जरा समझिए कि इन दोनों करियर्स में अगर आप घुसते हैं तो क्या फायदा मिलेंगे। देखिए, इसका करियर गोल क्या होता है, बीएड करने के बाद आप स्कूल के टीचर बनते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप कॉलेज के प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं,
और यहाँ पर जो है बीएड करने के बाद आपको थोड़ा सा जल्दी एंट्री मिल सकती है, लेकिन ये एक लंबी जर्नी होती है यूजीसी नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। सैलरी की शुरुआत की अगर बात करें तो बीएड करने वाले विद्यार्थियों को 35,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए तक की तनख्वाह मिलती है। लेकिन अगर मैं नेट जेआरएफ होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की बात करूं तो शुरुआती चरणों में 65,000 रुपए से लेकर के 1 लाख या 1 लाख के ऊपर तक सैलरी बनती है। ये शुरुआती तनख्वाह है, प्रमोशन के बाद ये तनख्वाह बहुत ज्यादा हो जाती है। कंपटीशन की बात करें तो बीएड करने वालों का कंपटीशन थोड़ा हल्का है। जब भर्ती आ जाए तो कंपटीशन हल्का है, जब भर्ती ना आए तो कंपटीशन इतना बड़ा है कि सोचिए ही मत कि कितना बड़ा है, मतलब अनुमान कर पाना संभव नहीं है, शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है, मेरी जुबान लड़खड़ा जाएगी। अगर मैं बात करूं कि यूजीसी नेट के बाद कंपटीशन तो बहुत हाई है, क्योंकि सब ने नेट जेआरएफ किया हुआ है, सब एक बराबर बौद्धिक क्षमता के विद्यार्थी हैं और वो कंपीट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, एक विश्वविद्यालय में अपने विषय के अध्यापक बनने के लिए। तो थोड़ा हाई होता है, लंबी जर्नी होती है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है बीएड करने के बाद जो जॉब सिक्योरिटी है काफी हाई और स्टेबल सिक्योरिटी होती है, यानी कि सरकारी नौकरी लगने के बाद आपका जीवन काफी आसानी से अच्छे रूप में चलता रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट के बाद जब आप एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन जाते हैं तो यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो यहाँ से असिस्टेंट, एसोसिएट और फिर प्रोफेसर तक की पूरी जर्नी आपकी पूरी कंप्लीट होती है। प्रेस्टीज बेस्ड नौकरी होती है। यहाँ पर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाने जाते हैं तो आपको बड़े मानकों पर अच्छी तनख्वाह के साथ एक सम्मानित पद मिल जाता है, एक बेहतर समाज के लिए एक बेहतर नौकरी मानी जाती है। बीएड आपको फास्टेस्ट जॉब प्लेसमेंट्स ऑफर करता है विद द गुड स्टेबिलिटी, बट यूजीसी नेट प्रॉमिस करता है हायर लॉन्ग टर्म सैलरी, बट द रिक्वायर्स मोर पेशेंस एंड प्रिपरेशन टाइम। ये प्रिपरेशन टाइम इसका ज्यादा होता है और ये आपसे धैर्य मांगता है। और इसके बाद अब आगे चलेंगे तो इसके बारे में जानकारी के लिए रूप में यह है कि अगर बीएड को आप करियर चुनते हैं तो क्या करना पड़ता है। स्कूल टीचिंग जर्नी में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जैसा कि मैंने बताया कि 2 साल का बीएड प्रोग्राम आपको देखना पड़ेगा, फिर टेट सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपका टीचिंग करियर एक टीजीटी पीजीटी टीचर के रूप में दिखाई पड़ेगा। प्राइमरी टीचर के लिए क्लास 1 से 5 आप फाउंडेशन बिल्डिंग रोल में एक हिस्सा लेते हैं जो कि डीएलएड करने के बाद बनते हैं। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में क्लास 6 से 10 तक के टीचर आप बनते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जूनियर की भी भर्ती आती है इसी में, कुछ यहां से प्रमोट होकर के कुछ अलग से जूनियर की भर्ती आती है, तो वो भी पेपर 2 क्वालिफाई करने वाला बच्चा भरता है। 6 to 10 इसीलिए लिखा गया है, तो ये सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड होता है टीजीटी। ऐसे ही पीजीटी भी सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड होता है, क्लास 11 12 के टीचर बनते हैं, एडवांस टीचिंग यहां पर आपको करनी होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बीएड करने के बाद टेट सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। पहले इसकी वैधता 7 वर्ष तक थी, फिर इसको आजीवन वैध कर दिया गया, यानी आप अपने जीवन में कभी भी एक बार टेट या सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो आप आजीवन पात्र हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए। और आगे बढ़ेंगे तो यूजीसी नेट के बाद आप ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, यानी कि एमए एमएससी, जो कि कम से कम 55% अंकों के साथ होनी चाहिए। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करिए, यह भी एक 6 महीने से 1 साल का प्रिपरेशन होता है। इसका स्टडी प्लान आप देखिए, सिलेबस देखिए, प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज लगाइए। इसके लिए अलग से अगर आपकी डिमांड होगी, कमेंट आएंगे तो मैं यूजीसी नेट के प्रिपरेशन को लेकर के एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा। फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करिए, फिर आपका एकेडमिक करियर शुरू होगा। तो कुल मिलाकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, यानी कि यहाँ पर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेवल पर एक टीचर बनते हैं। पीएचडी स्कॉलर के रूप में अपना भविष्य देख सकते हैं, जहां पर आप डॉक्टरेट की स्टडी लेते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च के करियर के रूप में यानी जेआरएफ फेलोशिप ले सकते हैं, वो भी एक मोटा पैसा होता है एक व्यक्ति के लिए काफी, और वो रिसर्च के लिए आपको बहुत आगे लेके जाता है। एकेडमिक रिसर्च आप यहाँ पर करते हैं। साथ में और आगे बढ़ेंगे तो जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब मैंने आपको बता दी कि बीएड के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, यूजीसी नेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो बीएड के लिए जो करियर है वो 5 से 6 साल का होता है। समय लगता है कि 3 साल ग्रेजुएशन करिए, 2 साल बीएड करिए, टेट सीटेट में 6 महीने 1 साल लगाइए, वो भी आने में बहुत लंबा समय लग जाता है, तो वो खिंच जाता है। फिर यूजीसी नेट में आप देखेंगे तो 7-8 साल का समय लगता है भाई, 3 साल ग्रेजुएशन करने में, 2 साल पीजी करने में, फिर 1-1.5 साल लग गए आपको यूजीसी नेट निकालने में, कई बार तो 5-5 6-6 साल लग जाते हैं। कई बच्चों को तो जेआरएफ के चक्कर में 8-8 10-10 5-5 6-6 नेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो जॉब होते हैं फिर वो लंबे समय ले लेते हैं, आपका समय यहाँ पे बहुत ज़ाया हो जाता है। फिर आप अगर ये ग्राफ देख रहे होंगे तो स्कूल टीचर, ये जो ये डार्क ग्रीन है ये स्कूल टीचर को दर्शाता है, जबकि हल्का जो ग्रीन है ये कॉलेज प्रोफेसर को दर्शाता है। अगर आप इनकी इनकम को देखेंगे, जो पोटेंशियल देखेंगे, जो इनकी अर्निंग की पीक लेवल होते हैं वो अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक नेट निकाल करके असिस्टेंट प्रोफेसर या प्राइवेट लेवल पर भी काम करने वाले लोगों का जो तनख्वाह का स्तर है वो काफी ऊंचा होता है, और ये लगभग 1,20,000 रुपए तक जाता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक भी पहुंचता है। ठीक है, तो ये
समझिए कि आप एक यूजीसी नेट कैंडिडेट बन जाते हैं तो आपकी जर्नी बहुत शानदार होती है, हालांकि अगर आप इतना समय दे पाए तो। अगर आप देखेंगे कंपटीशन का लेवल तो 50,000 से 1 लाख के आसपास भर्ती आती है बीएड करने के बाद। अगर आप नेट देखेंगे तो 2,000, 3,000, 5,000 भर्ती, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और साथ ही में अगर रेशियो देखेंगे तो 8 बच्चा एक सीट पर कम से कम लड़ाई करता है, ये बढ़ करके 30 गुना 30-40 भी हो सकता है। भर्ती के ऊपर निर्भर करता है कि कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। और ये जो रेशियो मैं बता रहा हूँ ये 50,000 से 1 लाख के आसपास बता रहा हूँ, ठीक है, एक मोटा मोटा रेशियो। ऐसे अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक एक सीट पर 50-50 लोग लड़ रहे होते हैं, तो यहाँ कंपटीशन इसीलिए बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे कि स्मार्टर करियर कौन सा है, तो आप बीएड कर लीजिए, बीएड करने के बाद आप पीजी कर लीजिए। दोनों डिग्रियां एक साथ नहीं ली जा सकती हैं, क्योंकि बीएड एक रेगुलर और प्रोफेशनल डिग्री के अंतर्गत आता है, इसलिए इसके साथ आप पीजी करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे अवैध मान ली जाएगी और आपने जो है शिक्षा व्यवस्था के साथ गलत किया है, ऐसा माना जाता है। इसलिए पीजी करके बीएड करिए या बीएड कर लीजिए, क्योंकि बीच में अगर भर्ती आएगी दिक्कत होगा। तो ग्रेजुएशन के बाद पहले बीएड करिए, फिर पीजी में जाइए, फिर पीजी करिए। और पीजी करने के साथ साथ ही आप ये कोशिश करिए कि उसी टाइम यूजीसी नेट की तैयारी करते रहिए, ताकि एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर आप क्या करिए कि आप अपना काम करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर आप आगे बढ़ने के जो आपके चांसेस होते हैं ये काफी बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया कि बीएड करें, डीएलएड करें या यूजीसी नेट करें, क्या करने से आपको फायदा होगा। लेकिन एक बात आपको जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं लंबे समय से, लगभग 8 वर्ष से ज्यादा समय मैंने यूपी पीसीएस की तैयारी को दिया है। और इस पूरे प्रिपरेशन में मैंने जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया, जिन विद्यार्थियों से अब मैं रूबरू होता हूं, उन विद्यार्थियों को एक चीज तो मैं देखता हूं कि उनके करियर गाइडेंस की कमी है। अगर वो बच्चा विश्वविद्यालय जाकर ठीक से ग्रेजुएशन करता, ठीक से पीजी करता, तो उस बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है वह सामान्य के मुकाबले 15 गुना से ज्यादा होता है। मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत अनुभव से ये बात कर रहा हूं। ऐसे ही नहीं मैं ये बात करने आया हूं। आपको पूरी इस वीडियो की पूरी जर्नी में जितनी भी बातें मैंने बताया वो बहुत विराट अनुभव और अपने एक्सपीरियंस और अपनी खुद की पढ़ाई लिखाई और जानकारी के आधार पर बताया है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को, ताकि मैं आगे चल के शिक्षक भर्तियों के संदर्भ में, यूजीसी नेट के संदर्भ में, मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे यूजीसी नेट पे सर्च कर सकते हैं। हमारा प्रेप साथी ये एक नया चैनल है, एक नई उम्मीद है, जहां पर मैं विद्यार्थियों की मदद करने के संदर्भ में आगे आया हूँ। इस पर मैं बीच बीच में कक्षाएं भी लेकर के आता रहता हूँ और इस तरह की वीडियोज भी लाता रहता हूँ। शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मुझे उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने 2 शब्द लिख करके जरूर बताइएगा कि आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। मैं टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कराता हूं। आप हमारे नंबर 9451 178276 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। आपका नंबर मैं सेव कर लूंगा। आपको 2 चीज लिखनी है कि आपका नाम क्या है, आप कहां से आते हैं, और आपको बताना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी। केवल हिंदी के विद्यार्थियों की मैं मदद कर पाऊंगा। अभी मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है, तो मैं अलग से किसी को जोड़ करके आपके लिए नहीं अब उपलब्ध हो पाऊंगा। बाकी विषयों के विद्यार्थी यहां पर जानकारी के संदर्भ में, नोटिफिकेशन के संदर्भ में और करियर काउंसलिंग के संदर्भ में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। कोई भी करियर गाइडेंस या काउंसलिंग चाहिए हो तो इस नंबर पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं दिन भर ऑलरेडी क्लास में रहता हूं, पढ़ाता रहता हूं, बैचेज में रहता हूं, तो फोन उठाकर आपसे लंबी चर्चा कर पाना या आपकी मदद कर पाना संभव नहीं होगा। आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं अपना फ्री टाइम बता दूंगा कि इस समय आप संपर्क कर लीजिए, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारा क्यूआर कोड है जिसके माध्यम से आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी जानकारी आपको यहां पर सबसे पहले दी जा सके। और ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इसके माध्यम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं बहुत सारी शॉर्ट्स और बहुत सी चीजें बनाता हूं जो आपके करियर के लिए काफी मददगार साबित होती हैं। साथ ही आपको बातचीत करने के लिए भी आसानी होगी। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।